वेलकम टू यू माय ऑल स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हम कक्षा 12 के जैवण चैप्टर से संबंधित मोनोसेकेराइड के फर्स्ट एग्जाम्पल ग्लूकोज पर चर्चा किए और ग्लूकोज की पूरी टॉपिक आपको पढ़ा भी दी गई। आज की इस वीडियो में हमारी टॉपिक होगी फ्रक्टोज। आज के इस वीडियो में हम फ्रक्टोज पर चर्चा करेंगे, क्योंकि हमने आपको बताया था कि मोनोसेकेराइड्स के 3 उदाहरण हैं। पहला ग्लूकोज, दूसरा फ्रक्टोज और तीसरा गैलेक्टोज, जिसमें हम ग्लूकोज को पढ़ चुके हैं। फ्रक्टोज की पढ़ाई हमको करनी है, तो आइए हम ये जान लेते हैं कि फ्रक्टोज है क्या। फ्रक्टोज है क्या? इस फ्रक्टोज को 2 नामों से और जाना जाता है, लेबुलोज या फल शर्करा भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? फल शर्करा के नाम से भी जाना जाता है। अब बात आती है, फल शर्करा से ही कुछ स्पष्ट हो रहा होगा आपको कि वास्तव में ये शर्करा किससे संबंधित है। आइए हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। इसका मतलब फल शर्करा यानी फल में पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है आपका फ्रक्टोज। और ये भी हमने बताया था कि ग्लूकोज कहाँ पाया जाता है, तो ग्लूकोज पके हुए अंगूरों, इसी नाते उसको द्राक्ष शर्करा के नाम से जाना जाता था, इसे फल शर्करा के नाम से जाना जाता है। फ्रक्टोज भी एक मोनोसेकेराइड है। आपको ग्लूकोज में भी हमने लिखाया था कि ग्लूकोज एक प्रमुख मोनोसेकेराइड है, तो आज आपको लिखना है कि फ्रक्टोज भी एक मोनोसेकेराइड है जिसका अणुसूत्र, फ्रक्टोज भी एक मोनोसेकेराइड है जिसका अणुसूत्र C6H12O6 होता है। यह कीटोहेक्सोज का उदाहरण है। यह कीटोहेक्सेज का उदाहरण है। आगे अगर हम बात करते हैं तो यह मोनोसेकेराइड ग्लूकोज के साथ मुक्त अवस्था में अनेक मीठे फलों तथा शहद में 50% तक पाया जाता है। प्रकृति में यल फ्रक्टोज का मतलब क्या होता है? ग्लूकोज के हमने 2 स्ट्रक्चर्स बताए थे, डी विन्यास और यल विन्यास। यानी आपको कहा गया था कि ग्लूकोज प्रकृति में डी पॉजिटिव के रूप में पाया जाता है और फ्रक्टोज प्रकृति में यल नेगेटिव के रूप में या लिवोलोज फ्रक्टोज के रूप में पाया जाता है। यल का मतलब लिवोलोज और डी का मतलब डेक्स्ट्रो, तो वो डेक्स्ट्रो अवस्था में पाया जाता है और ये लिवोलोज की अवस्था में पाया जाता है। यानी जो प्रकृति से हमें फ्रक्टोज मिलती है वो कौन सा फ्रक्टोज होगी? यल विन्यास वाली होगी। और जो प्रकृति से हमें ग्लूकोज मिलेगा वो डी विन्यास का होगा। इतनी बात हम जान चुके हैं कि प्रकृति में जब भी हमको फ्रक्टोज मिलेगा वो फ्रक्टोज किस रूप में होगा? यल नेगेटिव या लिवोलोज फ्रक्टोज के रूप का वो होगा। अगली टॉपिक हमारी आती है
प्रिपरेशन मेथड या निर्माण विधि या इसी को विरचन विधि भी कहते हैं। निर्माण और विरचन दोनों बातें एक ही हैं। निर्माण का मतलब भी होता है उत्पादन करना, और विरचन का भी मतलब होता है कि फ्रक्टोज को बनाना। विरचन आपके एनसीईआरटी लैंग्वेज को प्रदर्शित कर रहा है। एनसीईआरटी में आपको विरचन ही मिलेगा, निर्माण विधि या प्रिपरेशन नहीं मिलेगा। आगे हम बात करते हैं, सेम ग्लूकोज की तरह ही प्रिपरेशन मेथड में हमने आपको बताया था कि जब भी हमसे कोई प्रिपरेशन मेथड कहा जाए तो हमें एक बात पर ध्यान देनी होती है। एक बात ध्यान ये में देनी होती है कि हमें दो मेथड जरूर पता होना चाहिए, एक लेबोरेटरी और एक इंडस्ट्रियल, यानी प्रयोगशाला विधि और औद्योगिक विधि। ये दोनों विधियां हमें मालूम होनी चाहिए। ग्लूकोज में हमने ये दोनों विधि पढ़ा भी था। तो आइए फर्स्ट विधि हम जान लेते हैं। जो चीज वहां था वही चीज यहाँ भी है। उसमें हमने पहला तरीका पढ़ा था सुक्रोज के जल अपघटन से। इसके सुक्रोज के जल अपघटन से। यह कौन सी विधि थी? प्रयोगशाला विधि। ग्लूकोज में आपको प्रयोगशाला विधि बताई गई थी। हमने ये भी बताया था कि जब हम C12H22AO11, ये आपका सुक्रोज है, इसमें हम जल के अणु मिला देंगे तो ये दो अणुओं में टूट जाता है, C6H12O6, C6H12O6 दो अणुओं में विघटित हो जाता है। ये वाटर है आपका, ये आपका ग्लूकोज है, ये आपका फ्रक्टोज है। देखिए एक फ्रक्टोज मिल गया हमको। यानी पिछले वीडियो में भी हमने इस बात पर चर्चा किया था कि जब सुक्रोज का जल अपघटन कराया जाएगा तो दो मोनोसेकेराइड अणु मिलते हैं, जिसमें से एक ग्लूकोज होता है और एक फ्रक्टोज होता है। यही सेम रिएक्शन आपके ग्लूकोज के लेबोरेटरी मेथड में लिखाया गया था। आज भी सेम वही रिएक्शन है। यानी आपको याद क्या करना है, आपको इसी से दो लाइन आप लिख ही सकते हैं। आपको लिखना होगा कि जब हम ग्लूकोज का जल अपघटन कराते हैं, जब हम सुक्रोज का जल अपघटन कराते हैं तो हमें दो मोनोसेकेराइड्स अणु प्राप्त होते हैं, जिसमें एक अणु ग्लूकोज का और एक अणु फ्रक्टोज का मिलता है। यानी ये आपकी कौन सी विधि है? प्रयोगशाला विधि। ये प्रयोगशाला विधि हो गई आपकी। ये समझ चुके होंगे आपके। ग्लूकोज में जो दूसरी विधि हमने बताई थी औद्योगिक विधि या इंडस्ट्रियल मेथड। यानी ये तो हम कम मात्रा में हमको बनाना होगा तो हम लैब में बनाएंगे, और अगर भारी मात्रा में हमको फ्रक्टोज का उत्पादन करना है तो हम फैक्ट्री में बनाएंगे, या बड़े बड़े व्यवस्थाओं, बड़े बड़े प्रक्रियाओं से बना करके अगर हमको ज़्यादा उत्पादन करके उसका बिक्री करना है तो जाहिर सी बात है कि हम कंपनी में या मिल्स में कहीं भी बनाएंगे। कोई भी व्यापारिक विधि होगी जिससे हमें भारी मात्रा में फ्रक्टोज प्राप्त हो जाएगा। लेकिन ये याद रखिएगा कि सुक्रोज के जल अपघटन से हमको भारी मात्रा में फ्रक्टोज नहीं मिल सकता। भारी मात्रा में अगर हमको लेना है तो आप इंसुलिन जिसे आप स्टार्च ग्लूकोज में लिखे थे, स्टार्च का सूत्र था C6H10O5 का होल n, ये लिखा गया था। और इसमें हमने जल के n अणु ले लिए थे। क्या ले लिए थे? n अणु। और जल से क्रिया कराए थे तो सारे के सारे जो थे वो C6H12O6 था। पर ध्यान दीजिए ग्लूकोज में यहाँ जो लिया गया था उसका नाम स्टार्च था, और यहाँ पर इसका नाम इनुलिन है।
इनुलिन, और ये आपका जल है, और ये आपका फ्रक्टोज है। यानी आपको पता हो गया कि जितनी मात्रा में हम इनुलिन लेंगे उतनी ही मात्रा में हमारा फ्रक्टोज तैयार होगा। अगर इसे हम 100 ले रहे हैं तो ये भी 100 बनेगा, अगर इसे हम 5000 ले रहे हैं तो भी 5000, मतलब जितने अणु आप इनुलिन के लेंगे और जल अपघटन कराएंगे। ध्यान दीजिएगा कि जैसे इसका अगर आपने 100 लिया तो इसकी भी मात्रा 100 लेकर के दोनों को मिला देंगे, इसकी मात्रा 100 आपको मिल जाएगी। यानी हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये दोनों मेथड्स आसानी से याद हो गए होंगे। जब भी आपसे फ्रक्टोज के लेबोरेटरी मेथड यानी प्रयोगशाला विधि में निर्माण विधि अगर बतानी हो तो आपको सीधा याद रखना है कि हमें सुक्रोज का जल अपघटन करा देना है। 2 अणु बनेंगे, इसमें एक ग्लूकोज का होगा, एक फ्रक्टोज का होगा। ये कोई जरूरी नहीं कि हमने इस वाले के नीचे फ्रक्टोज लिखा है तो आप भी इसी के नीचे लिखो। आप इसके नीचे फ्रक्टोज लिख दो, इसको ग्लूकोज लिख दीजिए। क्यों? क्योंकि दोनों के फार्मूले सेम है, और फार्मूले सेम होने पर आप किसी का नाम किसी के नीचे लिख सकते हो। ऐसा मत कीजिएगा कि दोनों में सेम लिख दीजिएगा। एक पर ग्लूकोज एक पर फ्रक्टोज होना चाहिए, चाहे आप इस पर लिख दीजिए, इस पर फ्रक्टोज इस पर ग्लूकोज, या इस पर ग्लूकोज इस पर फ्रक्टोज, जो आपकी इच्छा हो। और अगर आपको लेबोरेटरी मेथड बतानी है औद्योगिक विधि, तो औद्योगिक विधि में वही स्टार्च का, ये दोनों चीजें आपको ग्लूकोज में बताई गई थी, आज फिर से वही बताई जा रही हैं। तो आपको ज्यादा कुछ तो करना नहीं है, बस इतना करना कि यही जो आप याद किए थे उसमें थोड़ा सा करेक्शन कर देना है। यहाँ इनुलिन ले लेना है, जहाँ स्टार्च लिखा था वहीं पे इनुलिन लिख देना है। बाकी तो लगभग सब वही है। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। 1 सेकंड का अवसर हम आपको दे रहे हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। अब उसके बाद बात आती है, ये प्रिपरेशन मेथड था। प्रिपरेशन मेथड हमने समझ लिया। आप देख रहे हैं, सबसे पहले हमने फ्रक्टोज को जाना, फ्रक्टोज को और कितने नामों से जानते हैं ये जान लिया हमने, फिर उसका डिफिनेशन जान लिया, उसकी प्रकृति जान ली। उसके बाद हम प्रिपरेशन मेथड निर्माण विधि पढ़ रहे थे। अब अगली टॉपिक, जितनी टॉपिक ग्लूकोज में थी उतनी ही टॉपिक्स आपके फ्रक्टोज में होंगी। अब अगली टॉपिक इसमें था गुण, प्रॉपर्टी ऑफ ग्लूकोज था, और आज यहाँ हमको क्या पढ़ना है? प्रॉपर्टी ऑफ फ्रक्टोज, यानी फ्रक्टोज के गुणों को पढ़ना है। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रक्टोज, यानी फ्रक्टोज के गुण, फ्रक्टोज के गुण, ये अगली टॉपिक हमारी होगी। अब आइए इस पर चर्चा कर लेते हैं। ग्लूकोज भी मैंने कहा था कि अगर किसी का गुण हमको जानना है तो 2 विशेष गुण है उसके, पहला फिजिकल, दूसरा केमिकल। फिजिकल गुण में हम यही जानते हैं कि उसके बाहरी तरफ से, या बाहर का सरफेस, या बाहर की आकार आकृति या व्यवहार उसका कैसा है। और अगर हमें केमिकल जानना होता है तो उसके आंतरिक ढांचे पर हम अध्ययन करते हैं, आंतरिक व्यवहार कैसा उसका। और अगर फिजिकल जानना होता है तो बाहरी व्यवहार के हिसाब से हम जानते हैं। तो आइए पहले, सबसे पहला टॉपिक आपका होगा फिजिकल का। क्या होगा? फिजिकल प्रॉपर्टीज या भौतिक गुण, ये चीज आपको मिलती है। चलिए, फ्रक्टोज का भौतिक गुण क्या होगा ये हम जान लेते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे, यह रंगहीन, पहला पॉइंट आपका होगा, यह रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। यह रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। दूसरे पॉइंट में आप लिखेंगे, इसका गलनांक, गलनांक का मतलब कि टेम्परेचर का वह अंक जिस पर यह पिघल जाए, इसका गलनांक, ठोस है तो पिघलने का तो कुछ टेम्परेचर होगा ही,
जैसे मान लीजिए अगर लोहे को पिघलाना है तो जिस टेम्परेचर पर लोहा पिघल जाए वही वही उसी टेम्परेचर को हम लोहे का गलनांक कहेंगे। यानी कोई ठोस चीज उसको हम गर्म करें, अब इतना टेम्परेचर दें, इतना दें कि वो पिघल जाए, तो जिस टेम्परेचर पर पिघला वही उसका गलनांक होता है। तो लिखिए इसका गलनांक 377 केल्विन, 377 के लिखना आपको होता है। तीसरे पॉइंट में आप लिखेंगे यह जल में अत्यंत विलेय, यह जल में अत्यंत विलेय परंतु परंतु ईथर और बेंजीन में, ईथर और बेंजीन में अविलेय है, परंतु ईथर और बेंजीन में अविलेय है। अगला पॉइंट आप लिखेंगे, चौथा पॉइंट शायद है, आप लिखेंगे यह गन्ने की शर्करा से भी, यह गन्ने की शर्करा से भी मीठी शर्करा है। यह गन्ने से भी मीठी शर्करा है। कौन? फ्रक्टोज। जो फ्रक्टोज है वो गन्ने का जो मिठास है उससे अधिक मिठास फ्रक्टोज का होता है। यकीनन आप अपने घर पे आजमा सकते हैं। आप एक बार गुड़ खा लीजिए, चीनी खा लीजिए और साथ ही में शहद खा लीजिए, लेकिन शहद ओरिजिनल, डुप्लीकेट नहीं। ओरिजिनल शहद अगर आप खाओगे तो आपको खुद एहसास होगा कि चीनी से ज़्यादा मीठा शहद है। या कोई कोई फल ऐसे होते हैं कि जो बहुत ज़्यादा पके होते हैं, काफ़ी मिठास होता है, वो भी चीनी से ज़्यादा मीठे लगते हैं। तो विशेषता आपको ये जानना है कि फ्रक्टोज जो है वो जो हमारे गन्ने की शर्करा है उससे 1.7 लिखेगा, 1.75 गुना अधिक है। ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, लगभग 1.7 गुना, लगभग दुगना मान लीजिए, थोड़ा सा कम है नहीं तो दुगना से मिठास देता। ये 1.7 अगर 2.0 हो जाता तो उम्मीद करते हैं कि वो गन्ने की शर्करा से दुगनी शर्करा होती फ्रक्टोज में। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। अगले पॉइंट में आप लिखिएगा फ्रक्टोज वामा आवर्त, फ्रक्टोज वामा आवर्त घूर्णक होता है, जिसके कारण इसे लेवुलोज, देखिए लेवुलोज शर्करा कहते हैं या यल फ्रक्टोज कहते हैं, जिसके कारण इसे लेवुलोज या यल फ्रक्टोज कहते हैं। ये बात कर लिया हमने फिजिकल प्रॉपर्टी पे। फिजिकल प्रॉपर्टी में आप जान लिया आपने कि फ्रक्टोज में मिठास अधिक है, मोनोसेकेराइड्स है, गलनांक क्या है, किसमें कि अविलेय है, किसमें अविलेय है, ये सारी चीज़ें आपने जान लिया। अब बात आती है दूसरे नंबर पर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रक्टोज। मतलब फ्रक्टोज का रासायनिक गुण, अब इस पे हम चर्चा कर लेते हैं। आपको पता है रासायनिक गुण का मतलब ये होता है कि फ्रक्टोज अन्य यौगिकों या तत्वों या पदार्थों के साथ संयोग करके क्या परिवर्तन देता है या कैसा बिहेव प्रदर्शित करता है, ये चीज हम रासायनिक गुण के अंतर्गत जानेंगे। चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं रासायनिक गुण में पहला गुण ये क्या करता है। आपको एक चीज और बता दें कि जब हम ग्लूकोज का रासायनिक गुण पढ़ रहे थे
तो वहां पर दो प्रकार की अभिक्रियाएं हम पढ़े थे। सबसे पहला OH समूह के कारण अभिक्रियाएं और दूसरा एल्डिहाइड समूह के कारण। दो समूह उसमें था, एक OH था और एक CHO था। अब यहां पर वो चीज नहीं है, यहां पर वो चीज नहीं है। इसमें दो समूह कौन कौन से हैं? OH की अभिक्रियाएं, OH इसमें भी रहेगा और दूसरा जहां उसमें CHO हुआ करता था यहां पर कीटोनिक समूह उपस्थित होगा और कीटोन का होता है ये की अभिक्रियाएं। ये चीज आपको दो पढ़नी होगी। तो सबसे पहला आप हेडिंग डालेंगे सिंगल बॉन्ड OH की अभिक्रियाएं, सिंगल बॉन्ड OH समूह की अभिक्रियाएं। आइए सिंगल बॉन्ड OH से कौन कौन सी अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं इसका अध्ययन हम कर लेते हैं। सबसे पहला आपको लिखना होगा एसिटिली, एसिटिली, एसिटिलीकरण, एसिटिलीकरण। इसमें क्या करना है कि हमें फ्रक्टोज ले लेना है। फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर हम बना देते हैं। इसमें एक बात की समस्या है कि कार्बन नंबर 2 पर कीटोनिक समूह होता है। हम स्ट्रक्चर बना के दे रहे हैं। पहले आप जब ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाते थे तो ऊपर CHO लिखते थे। आज आपको लिखना है CH2OH। क्या लिखना है? CH2OH। दूसरे नंबर कार्बन पर C डबल बॉन्ड, वो कीटोनिक समूह मिल गया हमको। तीसरा कार्बन, चौथा, पांचवा और छठवां। छठवें पर भी CH2OH ही रहेगा। ये देखिए, ये आपके फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर होता है। इसके दूसरे एक पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां, 6 कार्बन है। यहाँ कार्बन नंबर 2 पर कीटोनिक समूह उपस्थित है। ये आपको एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। इसकी क्रिया हम किससे करा देते हैं? आइए इसकी क्रिया हम एसिटिक एनहाइड्राइड से करा देते हैं। एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड का जो सूत्र होता है CH3CO का होल ट्वाइस O, यही तो है। ये एसिटिक एनहाइड्राइड है। अब एसिटिक एनहाइड्राइड में आप चेक कर लीजिए कि हमारे फ्रक्टोज में कितने OH समूह हैं। तो OH समूह की पता लगाएंगे तो 1, 2, 3, 4 और 5 OH समूह हमारे फ्रक्टोज में उपस्थित हैं। इस नाते जो एसिटिक एनहाइड्राइड हमने लिया है इसके 5 ले लेते हैं, 5 परमाणु। यहाँ नीचे आप लिख दीजिएगा एसिटिक एनहाइड्राइड। चलिए रिएक्शन करा लेते हैं हम। रिएक्शन कराने पर आपको क्या मिलेगा? जैसा ये था OH सब में से गायब। क्या गायब होगा? CH2O मिला। इस पर अगर OH हटा दिया जाए अब देखिए यहाँ 5 मिल रहे हैं हमको। तो ये देखिए CH2O, CH2O, CO, CH3। यहाँ से OH समूह विस्थापित हो गया है। यहाँ पर जो समूह है वही रहेगा, C डबल बॉन्ड हो। इसमें तो नो चेंजिंग। आगे हम बात करते हैं कि तीनों समूह पर, इन तीनों पर हमको मिलेगा यहाँ पे CHO, CH,
ओ COCH3। या आप ऐसे ना समझिए, ऐसे समझिए आप। देखिए ऊपर वाला उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, इसे भी आप समझ गए होंगे। यहाँ पर OH अगर चला जाए, यहाँ से OH अगर हम निकाल दें तो ये H तो बचा हुआ है, ये देखिए H है यहाँ पर, और यहाँ का H केवल भेजिए। OH समूह प्रभावित होना है तो OH का H समूह विस्थापित होगा, O रहेगा। ग्लूकोज वाले भी स्ट्रक्चर में आपको केमिकल प्रॉपर्टी में बताया जा चुका है। देखिए यहाँ से H गया तो एक O बचा हुआ है, और फिर यहाँ पर COCH3, क्योंकि ये CH3 CO है तो कार्बन की बैलेंसिंग पूरा करने के लिए दोनों ऑक्सीजनों के बीच में हम कार्बन को रखते हैं, तो ये चीज़ आपको मिल जाती है। फिर इस कार्बन पर भी यही मिलेगा, इस साइड H होगा OCOCH3, फिर ये 5वें नंबर पे भी यही मिलेगा OCOCH3, और जो छठा नंबर कार्बन है यहाँ पर हमको मिल जाएगा CH2OCOCH3, ये चीज़ हमको मिल जाती है। अब ये चीज़ मिली कैसे, ये हमको जानना जरूरी है। अब इस चीज़ को अगर हम ऐसे विस्तार में लिखेंगे तभी जाके आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। देखिए CH3CO दो बार, अभी 5 हटा दीजिए, CH3CO 2 बार है और ये दोनों एक ही ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं। यानी अगर हम 5 हटा दें तो CH3CO जो है 2 बार है, तो देखिए 2 बार ने लिखा, और ये दोनों लोग एक ही ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं। और यही चीज हमारी 5 बार है। कितनी बार है? 5 बार। यहां से एक हाइड्रोजन निकला, एक यहां से निकला, एक यहां से निकला, एक यहां से, यानी जितने OH हैं सब OH में से एक एक हाइड्रोजन निकला, तो हमारे पास कितना हाइड्रोजन हो? 1 2 3 4 5। अभी ऊपर लिख लेते हैं हम, 5 हाइड्रोजन निकल चुका है यहां से। तो यहां से जब 5 हाइड्रोजन निकला तो देखिए CH2 था, CH2 यहाँ भी है, ऑक्सीजन यहाँ का बचा था, यहाँ भी है, और एक इसमें से कट के आया। देखिए O, देखिए O ये वाला है, फिर C देखिए ये है, फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हो गया, CH3 हो गया। एक इसमें से गया, और इसमें है कितना? 10 है। अरे एक में 2, आगे 5 लग गया, तो 5 में तो 2 2, तो ये चीज जो है आपके पास 10 बार है। चलिए एक बार यहाँ खपत हो गई, एक बार यहाँ खपत हो गई, एक यहाँ हो गई, एक यहाँ हो गई, एक यहाँ हो गई, 1 2 3 4 5 बार खपत हुई, और 5 बार अभी आपके पास बचा हुआ है। 5 बार बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है? CH3CO 5 बार बचा हुआ है। ये चीज आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। किसी को कोई आपत्ति इसमें? अब ये चीज के बाद 5 ऑक्सीजन तो बचा है, 5 ऑक्सीजन भी बचा हुआ है, तो चलिए एक वो और बढ़ा लेते हैं। यानी 5 बार हमारे पास CH3COO है और 5 बार हाइड्रोजन है, तो क्या हम ऐसा नहीं लिख सकते 5 CH3COOH लिख सकते हैं? इतनी चीज 5 बार है। देखिए अब हाइड्रोजन यहां लिख दिया तो हाइड्रोजन भी तो 5 बार हो गया, यानी 5 हाइड्रोजन और 5 बार ये चीजें, यानी हमको अगला प्रोडक्ट क्या मिल गया? 5 CH3COOH। उम्मीद करते हैं कि आप इस रिएक्शन को समझ गए होंगे। चलिए जो ये फालतू की चीजें उसे मिटा देते हैं। ये आपका रिएक्शन हुआ। आप अगर नाम लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। इसका नाम है पेंटा एसिटिल। इस एक भाग को एसिटिल कहते हैं। यहां लिखिएगा पेंटा एसिटिल फ्रक्टोज, और ये आपका एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड है। और ये तो आपको पता है कि हमने फ्रक्टोज लिया था। ये रिएक्शन आप समझ गए होंगे। 1 सेकंड का समय देते हैं, आप इसे नोट कर लें।
नोट हो गया होगा। आइए हम फिर अगले पर चर्चा करते हैं। अगला क्या होगा हमारा, फ्रक्टोसाइड्स, मतलब इसकी क्रिया हम एथिल अल्कोहल से करा देते हैं। अभी फ्रक्टोज को हम मिटाते नहीं हैं क्योंकि बार बार हमें इसको लिखना पड़ेगा। चलिए इसको मिटा देते हैं, इसकी क्रिया हम करा देते हैं एथिल अल्कोहल से। एथिल अल्कोहल का जो फार्मूला होता है CH3 CH2OH, यही आपका एथिल अल्कोहल है। एथिल अल्कोहल की जब क्रिया हम कराएंगे तो फ्रक्टोज का कोई एक OH आप निकाल दीजिए, कोई एक OH। अब OH का है का आप अगर निकालो, चलिए पहले वाले के निकाल देते हैं। पहले का अगर हम निकालें, देखिए ये चीज इतना ही क्रिया कर सकती है, सॉरी इसका OH पूरा भाग लेने दीजिए। यहां पर OH लिखा है, इसका पूरा OH, क्योंकि OH के कारण जब क्रिया हम पढ़ रहे हैं तो इसका पूरा OH इसकी ऐसे क्रिया कर लेगा। ये देखिए अब इसकी जब क्रिया कर लेगा तो यहाँ पर एक अणु जल का बाहर हो जाएगा। अब बाहर होने के साथ साथ देखिए CH2 यहाँ बचा ही हुआ है। अब यहाँ क्या बचा है, CH3 CH2O, यही चीज ला करके यहाँ आप जोड़ दीजिए जो बैलेंसी खाली हुई है, यानी पहले O फिर CH2 फिर CH3, O CH2 CH3, और बाकी तो सब कुछ वही है। आइए लिख देते हैं C डबल बॉन्ड O COH H OH H OH H, 1 2 3 4 5, उसके बाद COH, और जल हमने दिखाई दिया है। इसका नाम अगर आप लिखना चाहते हैं तो नाम लिख दीजिए, एथिल फ्रक्टोसाइड। ध्यान दीजिएगा इसी रिएक्शन से आप एक दो लाइन लिख सकते हैं। आपको लिखना होगा कि जब फ्रक्टोज की क्रिया एथिल अल्कोहल से कराएंगे हम तो हमको क्या मिलेगा, आपको एथिल फ्रक्टोसाइड्स, एथिल फ्रक्टोसाइड और एक अणु जल के। चलिए ये तो OH के कारण हुई। अब हम पढ़ लेते हैं कीटोनिक समूह के कारण क्रियाएं। A नंबर में OH के कारण, इसमें ध्यान दीजिएगा, आपको फिर से रिक्वेस्ट हम कर रहे हैं कि OH के कारण बहुत सी अभिक्रियाएं हैं, लेकिन अब सारी अभिक्रियाओं को बताने का मतलब वीडियो आपका लंबा हो जाएगा। आप अपनी किताबों की सारे रिएक्शंस को देखिए, जहां नहीं समझ में आता है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए B नंबर पे हम चर्चा कर लेते हैं, किसके कारण, कीटोनिक समूह के कारण अभिक्रियाएं, कीटोनिक समूह के कारण अभिक्रियाएं। और कीटोनिक समूह का सबसे आसान तरीका है CH2OH C डबल बॉन्ड O 3 4 5 6। इस तरीके से आपको लिखना होगा। ये हमारा क्या है, फ्रक्टोज है। फ्रक्टोज की क्रिया आप हेडिंग क्या डाले हैं, कीटोनिक समूह के कारण अभिक्रिया, ये तो डाले हैं। अब हमें इस कीटोनिक समूह को ध्वस्त करना है, और उसे ध्वस्त करने का आसान तरीका है, पहली पॉइंट आप डालिए, अपचयन। क्या करेंगे, अपचयन। अब अपचयन का मतलब ही होता है हाइड्रोजन का जुड़ जाना। तो हाइड्रोजन अगर हम जोड़ देते हैं तो देखिए यहाँ पर इसको ध्वस्त करना, इसको तोड़ना है, तो कितने हाइड्रोजन हम जोड़ दें कि ये बॉन्ड ब्लास्ट हो जाए, 2 हाइड्रोजन, 2 काहे का, अगर हम 1 हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो बॉन्ड तो टूट जाएगा, इसकी बैलेंसी भी पूरी हो जाएगी, लेकिन कार्बन की बैलेंसी बच जाएगी। इस नाते इस परिस्थिति में हमको 2 हाइड्रोजन लेना पड़ेगा। 2 हाइड्रोजन अगर हम लेते हैं तो CH2OH, और ये देखिए जब एक बॉन्ड टूटा तो सिंगल बॉन्ड O हुआ, और यहाँ का H एक आगे जुड़ गया। अब कार्बन की जो बैलेंसी खाली है, इसमें से एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया, अब फिर आगे तो वही चीज मिलेगी, 3 4 5 6। इस तरीके से आपको
क्या मिला इस बार? इस बार आपको मिल गया ग्लूकोज। ये देखिए ग्लूकोज प्राप्त हो गया। लेकिन इसको आप क्या कहेंगे? इसको नाम यहाँ पे दूसरा देना होगा, सॉर्बिटॉल कहते हैं, सॉर्बिटॉल। ये ग्लूकोज का रूप नहीं है, क्योंकि यहाँ देखिए आप, और यहाँ क्या एल्डिहाइड समूह है ही नहीं, तो ग्लूकोज काहे का होगा? ये आपके कंफ्यूजन हो सकता है। देखिए यहाँ भी एल्कोहलिक समूह है, यहाँ भी एल्कोहलिक समूह है, तो इसके नीचे आप लिखेंगे सॉर्बिटॉल। क्या लिखेंगे? सॉर्बिटॉल, सॉर्बिटॉल। और ध्यान दीजिएगा इसी में एक चीज और है, ये जो कीटोनिक समूह हमारा था, अगर इस पर OH दाहिने तरफ है तो ये सॉर्बिटॉल है, और अगर यही OH इधर आ जाए या इधर हो जाए तो ये दूसरा हो जाएगा। इसको कहेंगे मैनीटॉल, मैनीटॉल। यानी अगर हम इसको OH इधर कर दें या इधर कर दें तब ये मैनीटॉल हो गया। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। एक क्रिया और जान लेते हैं कीटोनिक समूह के कारण। अगली क्रिया में हम पढ़ लेते हैं अब चेन। तो आपका जान ही चुके होंगे आप कि अब चेन में क्या मिल रहा है हमको। चलिए ऑक्सीकरण करा लेते हैं। ऑक्सीकरण कराएंगे तो आप चेन में ये आप लिख लिए होंगे। ऑक्सीकरण कराने पे ऑक्सीजन जोड़ना है हमको, और ऑक्सीजन की मात्रा हम 4 ले लेते हैं। 4 लेने के बाद हम इसकी जब क्रिया कराएंगे HNO2 की उपस्थिति में, HNO2 की उपस्थिति में, तो देखिए यहाँ का 2 हाइड्रोजन विस्थापित हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन विस्थापित होगा, यहाँ का 2 हाइड्रोजन विस्थापित होगा, तो यहाँ बचा C सिंगल बॉन्ड OH। अब देखिए जब 2 हाइड्रोजन गया तो 2 वैलेंसी खाली हुई, और उन दोनों वैलेंसी को पूरा करता है ऑक्सीजन, तो हो गया COOH, और लास्ट में भी 2 गया तो यहाँ भी COOH बचा, और बीच में जितने लोग थे इसको ऐसे लिख दीजिए, C डबल बॉन्ड O, COH H, 1 2 3 4 5, इस तरीके से मिल गया। ऑक्सीकरण अगर हमने कराया तो ये चीजें हमको मिल जाती। अब यहाँ पर एक समस्या और उत्पन्न हो रही है। इस समस्या का निदान करने के लिए हमें कुछ चीजें तोड़नी पड़ेंगी। तोड़नी काहे पड़ेंगी ये हम जान लेते हैं। इसमें से हमारा जो उत्पाद होगा वो इतना होगा, ऊपर का COOH और नीचे का COOH, और इसके बीच में सिर्फ 2 लोग रहेंगे। 2 कार्बन दिखा दीजिए, एक पर OH एक पर H, एक पर OH एक पर H। कितने कार्बन कम हो गए? सपोज दैट कि हमें इतना चीज मिला, हमारे पास कार्बन कितने कम हो गए? इसको हम कर लेते हैं CH2OH और COOH। मतलब ये कि यहीं से आप निकाल दीजिए, इतना आपको मिल चुका है। इतना आपको मिल चुका है और इतना अलग हो जाता है और फिर बनता है H2O। आप इसको हम समझा देते हैं कि कैसे हुआ। यहाँ पर CH2OH समूह था, यहाँ से 2 हाइड्रोजन अलग हुआ, इसमें से एक ऑक्सीजन यहाँ आ गया। ये समझ पा रहे होंगे आप। जब एक ऑक्सीजन यहाँ आया तो COOH हो गया। अब जो हमारा कीटोनिक समूह है, 2 हाइड्रोजन यहाँ से विस्थापित हुआ ही था,
तो ये दोनों हाइड्रोजन आकर के इसको ब्लास्ट कर दिए। अब ब्लास्ट कर दिए तो इस साइड OH हो गया, इस साइड H हो गया। लिखिए यहाँ, ये भी समझ पा रहे होंगे आप। यहाँ आप लिखिए, देख ही रहे हैं कि एक साइड H है, एक साइड OH है। अब यहीं से आप कट कर देते हैं, कट करके इस कार्बन को जोड़ लेते हैं। देखिए यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकाल दीजिए, तो क्या हो गया, COOH हो गया। 2 हाइड्रोजन गया, 1 ऑक्सीजन इसमें से आया। तो कितने ऑक्सीजन इसमें से आ चुके हैं, इसमें से आ चुका हमारे पास 2 ऑक्सीजन आ चुके हैं, 2 ऑक्सीजन बचा हुआ है, और यहाँ का 2 हाइड्रोजन गया, ये COOH हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास बचा क्या, इतनी चीजें तो हमारे पास कट हो चुकी थी, 1 2 3 4। हमारे पास देखिए बच रहा है CH2, देखिए 2 हाइड्रोजन है हमारे पास, CH2OH, सॉरी CH2O, ये चीज बची हुई है। यहाँ पर देखिए 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन, तो CH2O ही तो बचा हुआ है। आगे फिर हम बात कर लेते हैं, यहाँ से 2 तो निकाल दिए थे हम, तो O आ गया। 2 हाइड्रोजन हमारे पास ऑलरेडी पहले है। चलिए फिर से देख लेते हैं, एक बार ट्राई कर लेते हैं। यहाँ से 2 हाइड्रोजन गया, 1 ऑक्सीजन जोड़ दिए, COOH हो गया। फिर इसमें वही 2 हाइड्रोजन से क्रिया करा दिया, तो OH और H हो गया। फिर यहाँ पर अगर बात करें तो ये सेम है। इसकी हम बात कर लेते हैं, इतना पूरा निकाल देते हैं। इसकी अगर हम बात करें तो हमको COOH समूह पे अगर जोड़ना है तो यहाँ से 1 हाइड्रोजन निकालना होगा, 1 ऑक्सीजन हमें जोड़ देना होगा। अब 1 हाइड्रोजन यहाँ का, 1 हाइड्रोजन ये 2 3 2 5 और 2 7 हाइड्रोजन। अब यहाँ से हमें मिला, देखिए 1 हाइड्रोजन यहाँ वाला, तो CH2, देखिए CH2 2 हाइड्रोजन है ना, तो देखिए यहाँ पर हमको CH2 और फिर OH, तो OH जोड़ दीजिए। ये इतनी बातें क्लियर होगी, यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं। अब यहाँ मेरे पास बचा है CH2OH। इस CH2OH में ऑक्सीजन भी मेरे पास कुछ बचा हुआ है, हमारे पास CH2OH बचा और 2 ऑक्सीजन बचा हुआ है। इनकी खपत मुझे करनी है, तो ये हाइड्रोजन निकालिए यहाँ से और ये ऑक्सीजन कम कर दीजिए, तो बन गया पानी H2O। अब मेरे पास यहाँ से 1 ऑक्सीजन और COOH। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। 2 के कारण हमने अब क्रियाएं पढ़ाई हैं, इसको आप नोट कर लीजिए कि क्या क्या बना। ये आपका फ्रक्टोज है, ये ऑक्सीजन है, और ये जो बना है इसका भी नाम लिख लीजिए, टार्टरिक अम्ल है। ये टार्टरिक अम्ल। और उसकी बात करेंगे तो ग्लाइकोलिक अम्ल है, ग्लाइकोलिक अम्ल, और ये आपका जल है। अगर आप ना समझ पाए तो एक बार फिर से बता देते हैं इसी रिएक्शन को, हो सकता है कंफ्यूजन हो। देखिए यहाँ से अगर हमने 2 हाइड्रोजन निकाला तो यहाँ की 2 वैलेंसी खाली हुई, उस 2 वैलेंसी पर 1 ऑक्सीजन हम ले जाके रख दिए, तो ये हो गया COOH। फिर इस कार्बन पे आइए, यहाँ हमारे पास O है, ये दोनों हाइड्रोजन लाएंगे आप, एक बॉन्ड टूट जाएगा, एक वैलेंसी इसकी खाली होगी, 1 हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ गया, और एक वैलेंसी इसकी खाली होगी, 1 हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ गया। ये हाइड्रोजन हमारा खत्म हो गया, यहाँ मिल गया COH और H। फिर इस कार्बन पे आइए, देखिए सेम चीजें लिखी हुई हैं। इस कार्बन पे अगर आएंगे तो हाइड्रोजन को विस्थापित कर दीजिए, हटा दीजिए यहाँ से, और हाइड्रोजन को हटा करके 1 ऑक्सीजन ले आइए यहाँ, तो COOH, एक जब यहाँ लाएंगे तो 1 O हो जाएगा, COOH। इतनी चीजें आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं। अब हमारे पास बचा है यहाँ पर H, यहाँ का H और यहाँ का H, तो ये दो हाइड्रोजन हो गया, तो CH2 हो गया। देखिए CH2 और OH यहाँ पे लगा हुआ है, तो CH2OH हो गया। अब इस कार्बन पे अगर आए तो यहाँ का, जब यहाँ पे देखिए CH2O हो गया, अब मेरे पास बचा हुआ है CH2OH, और यहाँ पर मेरे पास 2 ऑक्सीजन बचा हुआ है, तो इस दोनों को इसको विस्थापित करके 1 ऑक्सीजन से हम पानी बना देंगे और 1 ऑक्सीजन लाके यहाँ रख देंगे, तो देखिए यहाँ COOH आ गया और पानी बाहर हो गई। ये चीज आपका रिएक्शन हुआ। अब दोनों विधियों से आप पढ़ चुके। अगली टॉपिक हमारी होगी स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज, यानी केमिकल प्रॉपर्टी में हम दोनों के कारण, यानी कीटोनिक समूह के कारण अभिक्रियाएं
और सिंगल बॉन्ड OH समूह के कारण क्रियाएं, दोनों चीज़ हम पढ़ लिए हैं। अगले टॉपिक में हमें फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर पढ़ना होगा। लेकिन एक बात और बताएंगे आपको कि जो सिंगल बॉन्ड OH के कारण क्रियाएं, कीटोनिक समूह के कारण क्रियाएं और कुछ अन्य अभिक्रियाएं भी हैं, तो आपकी किताब में दी गई हैं। सारी अभिक्रियाओं को बताने का मतलब काफ़ी समय लगेगा और वीडियो लंबा कर देने से आपके लिए समस्या होगी। इस नाते वो सारी रिएक्शंस आप अपनी किताब से देखिए, जहाँ ना समझ पाइए कमेंट बॉक्स में पूछिए और अगले वीडियो का इंतजार करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।